चार जगहों पे उस कलश से कुछ बूंदें छलक के गिरी और इस चार जगह पे ही इस कुंभ का आयोजन होता है। जो यहाँ से लेकर के विश्व तक जाए कि विश्व में महाकुंभ में पर्यावरण के प्रति चिंतन हुआ और जो उनका 5 महाभूतों का लक्ष्य है उसके प्रति उस देश के संतों ने एक समर्पित योजना बनाई है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं चैट एंड लोक। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए एपिसोड के साथ। वैसे तो हमारा एपिसोड हर बार की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होता है और आज का जो एपिसोड है वो भी आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है बिकॉज़ आप सब लोगों से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जो एपिसोड है, मैं एपिसोड नहीं कहूँगा, ये जो भारत का पैशन है, अब एक नया जुनून है जिसके बारे में आप देखें, ये जो चीज़ है चर्चाओं में बनी हुई है। सरकार ने भी इसको बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट किया है, लोगों को जुड़ने के लिए कहा गया है इस चीज़ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ जिसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया है, इसकी जो विभिन्न तरह की प्राथमिकताएं हैं, कहानी है, उनके बारे में बताया गया है। उन्हें बताया गया है कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए। अलग अलग लेवल पर इसकी व्यवस्थाएं की गई है ताकि आने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से वहाँ पे जाके स्नान कर सकें, वहाँ पे श्रद्धापूर्व दर्शन कर सकें भगवान के। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने एपिसोड में भी काफ़ी आ चुके हैं प्रभु शाही जी। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। बहुत टाइम से हम इन्हें चेज़ कर रहे थे इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बट फाइनली आज उन्होंने टाइम निकाला। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कुंभ के बारे में। शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो प्रभु शाही जी से मेरी बात हो रही थी तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से निकल के आए। प्रभु शाही जी जो कि 7 साल की उम्र से विभिन्न प्रकार के मेलों से, विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजनों से जुड़े हुए हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा भारतीय संस्कृति की या फिर पूर्वांचल की, यूपी के अलग अलग माघी मेले में। आप देखिए 7 साल से ये जुड़े हुए हैं और इन्हें पता है कि किस तरह से उसके आयोजन किया जाता है और किस तरह से की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आती हैं, किस तरह से उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं आपसे डिस्कस करूँगा, मतलब मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि कुंभ अलग अलग विषयों से, अलग अलग पौराणिक कथाएँ इनके बारे में सुनने के लिए मिलती है। लोगों को बड़ा उत्साह रहता है, लोग बड़े उत्साहित रहते हैं कि स्नान करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रभु जी, कुंभ होता क्या है? मतलब कुंभ के बारे में बताएंगे। कुंभ के बारे में इतनी जो प्राथमिकताएं हैं दी गई है भारतीय संस्कृति में, वो ऐसी खासियत क्या है? कुंभ है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका। और इस महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन आपके जो प्रश्न है उससे थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड के लिए जाऊंगा, क्योंकि आपने उसमें जिक्र कर दिया 7 वर्ष का। तो सबसे पहले मैं उस महान आत्मा को, जो मेरी एक तरह से माँ, मेरी प्रथम गुरु, जो मेरी नानी थी, जिनके सानिध्य में 7 साल की उम्र से इन धार्मिक आयोजनों में जाना शुरू किया, क्योंकि मेरा एक दुखती कड़ी है कि मैं अपने माँ को चंद महीनों को था तो खो दिया था। तो मेरे नाना के हाथों सारा मेरा लालन पालन हुआ था और वह परिवार इतने धार्मिकता में लीन था कि सोचिए, मेरे को अपनी नानी ने 7 साल की उम्र में अयोध्या, बनारस और इलाहाबाद के दर्शन उसी माघ मेला में, जो आपने सही बोला, उसमें कराया था। शाही जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये कुंभ वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस कुंभ, मतलब ये कुंभ होता क्या है? मतलब मेरी बड़ी जिज्ञासा है जानने के लिए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ कि कुंभ है क्या, मतलब ये कुंभ होता क्या है? बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसमें सभी लोगों की जिज्ञासा होती है। और साधारण कुंभ का अर्थ तो एक घड़ा होता है, लेकिन यहाँ कुंभ का मतलब एक अमृत कलश, जिस अमृत कलश में हमारा जीवन समाहित है। हमारे सभी देवी देवता, ब्रह्मांड जो भी है, सब कुछ समाहित है। उस अमृत कलश का रूप इस कुंभ को माना गया है। और यह कोई साधारण कुंभ नहीं है। यह कुंभ उस समय जब सुर और असुर ने मिल करके, देवता और राक्षस सब ने मिल करके समुद्र मंथन किया, कितनी घोर तपस्या की उस मंथन में, और उसके बाद जो रत्न निकले, अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश की बात हो रही इस कुंभ में।
जी। और उस अमृत कलश पर फिर दोनों पक्षों का लालच होने लगा, दोनों ने अपनी दावेदारी करने लगी। जी। लेकिन देवता बुद्धि और विवेक से उस अमृत कलश को हासिल करने में सफल हुए, और उसको जब ले करके राक्षस उनका पीछा कर रहे थे और वो अमृत कलश लेके वो 12 दिन और 12 रात इस पृथ्वी पर भागे हैं, और उसमें से जहाँ जहाँ उनकी 4 बूंदें गिरी, जिसमें हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है और नासिक है, वहाँ पे इस कुंभ का आयोजन होता है, जिसमें नदी के किनारे जो पवित्र जल का स्रोत है, जो जीवनदायिनी जल माँ है, गंगा माँ है, शिप्रा माँ है, उसके किनारे लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, स्नान भी करते हैं और अपनी त्याग तपस्या के बल पर पूरे सृष्टि की रक्षा के लिए कल्पना करते हैं। तो वह है कुंभ, जिसमें अर्ध कुंभ है 6 साल बाद और कुंभ है 12 साल बाद। तो शाही जी ने हमें बताया कि कुंभ होता क्या है, कि कुंभ क्या एक्चुअली लॉजिक है क्या। तो कुंभ तो हर, जैसे आपने बताया कि हर 12 साल बाद होता है, तो इस बार का कुंभ इतना खास क्यों है? मतलब आप देखिए कितने बड़े पैमाने पे इसको प्रमोट किया जा रहा है ना, लोगों से आवेदन किया जा रहा है कि आएँ और स्नान करें। तो इस बार का कुंभ इतना खास क्यों, और इसे महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? इसमें आपने जो प्रश्न किया है, थोड़ा सा उसके उत्तर देने के पहले मैं एक और ऐड करूंगा कुछ, कि जो 4 जगह का मैंने नाम लिया, जो पवित्र स्थल हैं 4, उसमें जो प्रयागराज है, इसको तीर्थराज प्रयाग, मतलब सभी तीर्थों का राजा बोला गया है। और यहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती जो अभी अदृश्य हैं, तीनों का संगम माना गया। बार बार आप संगम का जिक्र सुनते हैं, उल्लेख सुनते हैं। तो यहाँ पे जो कुंभ होता है, इसका तो ऐसे ही विशेष महत्व होता है। लेकिन इस बार जो हो रहा है 2025 में जो भी कुंभ चल रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 144 वर्ष बाद, जो 144 वर्ष बाद जो कुंभ आता है, मतलब 12 पूर्ण कुंभ के बाद जो कुंभ आता है, उसको हम महाकुंभ बोलते हैं। तो यह संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से, खगोलीय दृष्टि से अपने राशियों के प्रवेश के ऊपर निर्भर करता है और बहुत ही विचित्र संयोग बनता है। तो इसलिए 144 वर्षों के बाद यह तिथि आ रही है, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। शाही जी, जैसे कि अब आप देखिए कि महाकुंभ को सरकार इतने बड़े लेवल पे प्रमोट कर रही है, लोगों से आवेदन कर रही है कि उन्हें आना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तो ये तो चलो एक आप मान सकते हैं कि सरकार अपने कल्चर का जोड़ना चाह रही है लोगों को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें या फिर हम एक जनरल बात करते हैं, तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुंभ में जाना अनिवार्य है या फिर इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है? देखिए, आपने बोला कि सरकार भी प्रयास कर रही है, सरकार भी जोड़ रही है, तो ये तो हमारी धार्मिक आस्था और अपने विश्वास का प्रश्न है। और वो आज किसी सरकार के चाहने और नहीं चाहने से नहीं होता है, कब से चला रहा है और पता नहीं हमारे परंपराओं पे कितने घात आघात हुए, लेकिन तब भी ये कुंभ होता था और होता रहा है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि आज सरकार सहयोग कर रही है, सरकार व्यवस्थाएं कर रही है, बहुत अच्छी बात है। उसमें अब ये कि हमें अपने धार्मिक महत्व को समझते हुए, हमें अपने व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने विवेक के साथ काम करना है कि जो 140 से ज़्यादा करोड़ की आबादी वाला देश है, उससे अगर 40 करोड़ 50 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो क्या वो किस तरह व्यवस्थित ढंग से होगा। तो उसमें मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जाएं, हम किसी के धार्मिक आस्था को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम के विदिन अपना एक शेड्यूल रख के ऐसा करें कि दूसरों को भी मौका मिले, और बार बार खुद ही नहीं जाएं, क्योंकि ये लंबा टाइम है, 1.5 महीने के आसपास स्नान चलता है, इसमें 5 शाही स्नान होते हैं। तो अब जो लोकल स्थानीय लोग हैं, ऐसा नहीं कि बार बार हो जाएं उनसे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था शाही जी कि अगर हम लोग जैसे कि लोगों, मतलब आध्यात्मिक तौर पे इसका जाना वाकई में अनिवार्य है, या फिर इसका भी कुछ हमारे ग्रंथों में कुछ ना कुछ इसका उल्लेख या कुछ ना कुछ इसका सब्स्टिट्यूट दिया गया है? देखिए, हमारा तो आपने जो बात की, अपना सनातन परंपरा ऐसी है कि उसमें हर चीज का विकल्प है, और यहाँ तो कण कण में भगवान माना गया है। आप देखते हैं वहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, एक डब्बे में, एक बोतल्स में गंगा जल लेके आते हैं। हम घरों में जब पूजा करते हैं उसका एक बूंद हमारे आचार्य जी डलवाते हैं और उसको गंगा जल हम मान लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो सारा विकल्प है,
और कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं निरुत्साहित किसी को कर रहा हूं कि आप मत जाओ, आप जरूर जाएं, लेकिन व्यवस्थित ढंग से जाएं और दूसरों को भी मौका दें। और हम ऐसा नहीं कि इसी टाइम में जाके हम एक दूसरे को ऊपर भीड़ बने, कुछ परेशानी करें। हम इसको व्यवस्थित ढंग से पूरे साल भी कर सकते हैं, हालांकि इस तिथि का विशेष महत्व है। जी। तो जैसे अब इतने करोड़ों में जो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आना वहाँ पे संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, सरकार अपनी तरफ से पूरे कार्यरत है, बहुत अच्छे व्यवस्थाएं की गई हैं। पर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर इतने बड़े लेवल पे लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो सरकार के ऊपर और मशीनरी के ऊपर बहुत अतिरिक्त भार बढ़ गया होगा? यह आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि एक जगह 10-10 करोड़ लोग को इकट्ठा होना, अभी जो पिछले 13 जनवरी से चल रहा है, ये आंकड़ा काफ़ी इसमें ऐड हो चुका है। और आगे भी अभी जो बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि के जो शाही स्नान आने वाले हैं, अमृत स्नान आने वाले हैं, उसमें तो और भी आंकड़ा बढ़ने वाला है, जो आपने फिगर बताया 40 करोड़ और उससे भी ज़्यादा। तो बिल्कुल इस सोचने की बात है कि हम जब एक शहर में रहते हैं, लाख की आबादी होती है, तो उसको संभालना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे एक प्लेस पे, हालांकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वहाँ से फीडबैक भी आ रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी दबाव तो है जी। क्योंकि वहाँ पे आपको पर्यावरण के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लीननेस के हिसाब से, प्लस सारे इतने लोगों का पहुँचना, इतने गाड़ियों की पार्किंग, तो ये सारी व्यवस्थाएं तो बहुत ही मतलब चिंतनीय है। लेकिन चिंतनीय के साथ साथ अगर हम व्यवस्थित ढंग से उसको करते हैं तो हम कर सकते हैं। इसमें सबके सहयोग की जरूरत है, सरकार के साथ साथ जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं और देश की जो भी प्रमुख लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब एकजुट होकर के इस समस्या के लिए आगे आए कि भाई इसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। नहीं, डेफिनेटली हम लोग पढ़ भी रहे थे, सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि इस जो बड़े त्यौहार को सुगम बनाया जा सके, लोग वहाँ पे जाके उसको अच्छे से अपना दर्शन कर सकें, अपने जो उनकी भावनाएं हैं उसको अच्छे से वहाँ पे जाहिर कर सकें और वो सारी चीज़ें कर पाएँ। बट अब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोचें, जब लोग इतने जा रहे हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली सीवर सिस्टम पे बर्डन आता है, वाटर सिस्टम पे प्रॉब्लम आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम आती होंगी। आई एम श्योर, जैसे सरकार बता रही है कि उन्होंने उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स का जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, और अलग अलग तरह से, और पूरे इस तरह से पूरे संसार को मैं कहूँगा आमंत्रित किया गया है। तो ये जो कदम है, मैं कहूँगा बहुत ही सराहनीय है सरकार के लिए कि इस तरह की सोच रखना और इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है ये। पर शाही जी, जैसे अब मैंने बताया कि सिस्टम पूरा एकदम से दबाव में आ जाता है ना, मशीनरीज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि अचानक से इतना बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि एक जैसे हम शादी का आयोजन होता है, उसमें आप देखिए कि जो लड़की या लड़की की तरफ से जो भी होते हैं अपने आयोजन की तैयारियों में रहते हैं, अपना बेस्ट करते हैं, और ये भी आप कहिए कि एक तरह से बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें पूरे संसार को बुलाया गया है, पूरी दुनिया को बुलाया गया है कि आइए और हमारी सभ्यता से जुड़िए। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि लोगों का भी कुछ ना कुछ बुनियादी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि वहाँ पे जाके उस चीज़ को उस तरह से करें, उसकी मर्यादाओं को भंग ना करें, और सभी लोगों को, दूसरे लोगों को भी एक मौका दें कि वो भी अपनी श्रद्धा भाव से जिस तरह से आए हैं वो भी अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। बिल्कुल, आपने बार बार इसमें संसार और विश्व की बात कही जी। तो मेरे को एक श्लोक याद आता है अपने संस्कृति का ही, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यह जो महाकुंभ है, जो भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है, यह हमें वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का ही तो संदेश दे रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो लोग भी आ रहे हैं अपने साथ साथ दूसरों को ध्यान दें जी। दूसरों के लिए भी जगह दें, और अपने भी पूजा करें, अपने भी अपनी आस्था को पूरा करें, अपने भी स्नान करें। लेकिन जो पूरे विश्व से, अलग अलग विदेशों से भी लोग आए हैं कि हमारी एक भारतीय परंपरा की अच्छी छवि उनके दिमाग में जाए, अतिथि देवो भव की भावना रहे, इस तरह का कार्य अवश्य करें। और वहाँ पे जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं
वो उसमें पूरा सहयोग करे। और अगर मैं स्नान करने जा रहा हूँ तो मैं ऐसा सोच के जाऊँ कि वहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ बोझ बनने वाला नहीं हूँ। मैं वहाँ सहयोग करने जा रहा हूँ, न कि मैं कोई डिमांडिंग वे में जाऊँ। मैं इस सोच के जाऊँ कि यार मैं तो अध्यात्म और धार्मिक क्षेत्र में जा रहा हूँ और वहाँ कोई मैं विलासिता करने नहीं जा रहा हूँ। आजकल क्या एक नया फैशन चल गया कि धार्मिक स्थानों को भी हम होटल जैसे ट्रीट करते हैं, पिकनिक की तरह ट्रीट पिकनिक की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस भावना से न जाओ, बहुत ही पवित्र स्थल है। वहाँ जो कल्पवास जैसी चीजें होती है वो त्याग और तपस्या की उदाहरण है। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, सब मिल करके एक परिवार की तरह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से इस महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाएं। जी शाही जी, एक चीज़ और मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे, यहाँ पे हरित कुंभ का नाम निकल के सामने आया कि योगी जी खुद उसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं और उसके लिए अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो ये हरित कुंभ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हरित कुंभ मतलब क्या है? ये कुछ अलग तरह का कुछ कार्यक्रम है, कोई सरकार द्वारा चलाया गया कैंपेन है या फिर क्या है ये? देखिए, इसके लिए भी एक लाइन में बोलूँगा कि धरती को रखना हरा भरा ये जीवन धर्म हमारा है। चाहे हम जो भी आयोजन करते हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, हम इसी धरती माता की गोद में करते हैं। इसके बाहर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि भाई इस धरती माता को हम हरा भरा रखें, तभी जाके सब कुछ संभव है। हम ऐसी गंदगी ना कर दें, ऐसे कूड़े कचड़े ना फैला दें। वही चीज वहाँ पे है कि जब संख्या इतनी आ रही है, जिसको हम काउंट करने में AI भी फेल हो रहे हैं, मशीनरियाँ फेल हो रही है इतने हेड काउंट्स में। तो सोचिए कि उसके लिए पहले इस कुंभ के पहले एक स्लोगन और प्रयास आया हरित कुंभ का, स्वच्छ और स्वस्थ कुंभ का, जिस पे राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी गतिविधियां लगी हैं और योगी जी के निर्देशन में बहुत सारा काम हो रहा है कि वहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से उसको अच्छा रखा जाए। इवन 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ था उस टाइम भी NGT ने बहुत गाइडलाइन दी थी जी। ये तो महाकुंभ है, इसमें भी NGT जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनका भी इस पे ध्यान है, उनका भी फोकस है। तो किस तरह का सैनिटेशन होना चाहिए, किस तरह की सफाई होनी चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज होने चाहिए, कैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक को अलग रखा जाए, इस तरह की चीज़ों पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इसमें मैं बैठा हूँ, खुद हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े हैं और यहाँ पंजाब से हरियावल पंजाब के माध्यम से और पूरे देश से लाखों की संख्या में आप मेटालिक थालियाँ और कपड़े के बैग वहाँ दिए गए हैं। जितने भंडारे चल रहे हैं उसमें थालियाँ दिया गया है कि वहाँ पे कोई प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक की चीज़ें यूज ना हो। तो इस तरह के बहुत बड़े प्रयास हो रहे हैं। अभी 1-2 दिनों आगे वहाँ पे एक बैठक भी होनी है पर्यावरण के ऊपर, जिसमें पर्यावरण गतिविधि में संलग्न रहने वाले लोग वहाँ बैठेंगे और इसके लिए भी बहुत सारा चिंतन होगा। शाही जी, अभी हम लोग जैसे आपने बताया कुंभ के बारे में इतनी जानकारी दी, अभी एक बड़ी बुरी खबर सामने आई कि वहाँ पे महाकुंभ में भगदड़ मची है, इसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो कंसीडरिंग कि आप इस कुंभ को कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप काफ़ी सारे सामाजिक समारोह में जो कि इतने बड़ी संख्या में आयोजित होते हैं वहाँ पे आप जा चुके हैं, आप कई जिम्मेदारियाँ भी निभा चुके हैं इन आयोजनों में। तो ये जो भगदड़ है, भगदड़ के मेन कारण क्या होते हैं, मतलब और किस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, यह जो आपने प्रश्न पूछा है भगदड़ का, ऐसी चीज़ें बड़े बड़े आयोजनों में और बहुत ही मतलब होने की संभावना रहती है जी। और मैं तो बहुत दुखी मन से सबसे पहले वहाँ जो मृत दिवंगत आत्माएं हैं उनके शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और आगे यही चाहता हूँ कि आगे इस तरह कोई घटना न हो। लेकिन मैं उस माघ मेला में, कुंभ में तो नहीं, लेकिन माघ मेला में NSS की तरफ से 2 साल मैंने वहाँ ड्यूटियाँ की है। जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन का छात्र था इलाहाबाद, तो 90 और 91 में। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको जो चीज़ें बताई जाती है, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो बताते हैं, उसको माना जाए। आप देखते हैं बल्लियाँ लगाई जाती हैं, रास्ता बनाए जाते हैं, बैरिकेड्स बनाए जाते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, कई बार रात में, जैसे रात की घटना है, अब उनको पता नहीं कि वहाँ लोग सो रहे हैं, वो सच्चे धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, पता नहीं किन किन प्रदेशों से आए हैं, वो इसलिए सोए थे कि नक्षत्र के हिसाब से उनको जल्दी स्नान करना था और रात में ही वहाँ चले गए थे। इधर बैरिकेड से लोग निकल के भाग के, अब एक आदमी भागता है, उसके पीछे दूसरा भागता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई आप एक अपने निकलने के चक्कर में कुछ ऐसा वहाँ पे न बना दें कि बाकी लोग उसको फॉलो करें और भगदड़ का रूप ले ले। या कोई चीज, जैसे कोई फ्लो है, अगर कोई फ्लो चल रहा है
उसमें आप उल्टा कुछ जाके शुरू कर रहे हो और फिर उल्टा वाले फ्लो में लोग आ गए तो वहाँ होगा ही होगा, क्लैश होगा। और यही चीज़ें हुई है। तो एक तो भगदड़ करने से पहले बिल्कुल सावधान रहें कि इस तरह की चीज़ें ना करें। आपको घंटे 2 घंटे टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। अगर जहाँ जान माल की सुरक्षा है वहाँ टाइम कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन अगर भगदड़ की चांस बनते भी हैं तो जो जहाँ पे है, मेरा रिक्वेस्ट तो एक फौजी होने के भी नाते मैं आग्रह करूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप मत भागने की कोशिश करो, आप तो वहाँ सुरक्षित हो ना। होता क्या है कि कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, कोई सूचना आई, लोग दूसरे तरफ भी कर देते हैं भगदड़, तो उससे एक बहुत बड़ा कोलाहल, बहुत बड़ा कोहराम मच जाता है। इसलिए अगर कोई थोड़ी सी पैनिक की स्थिति आती है, थोड़ा सा कोई ऐसा चिंताजनक बात होता है, थोड़ा धैर्य के साथ, संयम के साथ आप सुव्यवस्थित रहिए वहीं, और अपने जो भी आपके अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनको सूचित करिए। आगे आपको सारा व्यवस्थित ढंग से वो करेंगे। इसलिए आपको धैर्य और संयम और अनुशासन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ठीक है शाही जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें, आपका दुख जो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें हैं। देखिए भगदड़ का जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कोई अब भगदड़ या आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है बिना जानकारी के लिए, आप बिल्कुल भी अपने आप को हताहत मत कीजिए, बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट मत होइए या पैनिक क्रिएट मत कीजिए। आपको वहीं पे रहना है जहाँ पे आप हैं। और देखिए जहाँ पे जो छोटी सी भगदड़ हो रही है, जैसे शाही जी ने बताया कि जिन जिन बातों को आपको प्रिकॉशंस को फॉलो करना है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में मत जाइए, जहाँ आपको लगता है कि किसी की सुनी सुनाई बातों से पैनिक मत होइए, तो इन सारी चीज़ों से डेफिनेटली बचा जा सकता है। तो शाही जी जैसे कि अब आपने बताया कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब कुंभ चल रहा है ना, इसमें आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार तो आप देखिए अपने लेवल पे बहुत बड़ी व्यवस्थाएं कर रही हैं, एनवायरनमेंट को बचाया जा रहा है, कहीं कार्यक्रम वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि लोग कर सकते हैं और पर्यावरण में और सरकार की मदद कर सकते हैं पर्यावरण को अच्छा बने रहने में? इसमें देखिए, अब आप बिल्कुल हमारे दिल के सब्जेक्ट पे आए, विषय पे आए, क्योंकि पर्यावरण मेरा विषय बन चुका है। हमारा पर्यावरण हमारा भगवान नारा है, विजन है, मिशन है। और मैं इस आयोजन को भी और अधिकतर अपने सारे आयोजनों को पर्यावरण से जोड़ के देखता हूँ। तो यह जो सबसे बड़ा महाकुंभ और कुंभ नदियों के किनारे, जल के किनारे क्यों है? सबसे पहले तो ये जल संरक्षण का संदेश देता है जी। और वहाँ पे जो पहले जो चीज़ें होती थी सारी इको फ्रेंडली, पर्यावरण की, वहाँ कोई बिल्डिंग और प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। जो भी ऐसे चीज़ थे कि जो हमारे 5 जो तत्व हैं उन्हीं से मिली जुली चीज़ें, और फिर उसी में विलीन हो जाते थे जी। तो हम इसका ज़रूर ध्यान रखें कि हम कोई ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें, या इस महाकुंभ या कुंभ के साथ कोई ऐसा नया कल्चर न डेवलप कर दें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या पैदा हो। कि हम वहाँ इतनी भोग विलास की चीज़ें बनाए, वो करें कि पता चला कि ये तो हर साल आना है। चलिए महाकुंभ तो बार बार नहीं आता, लेकिन जो माघ मेला है तो हर साल आ रहा है ना, तो ये व्यवस्थाएं तो हर साल करनी पड़ती। तो वहाँ आप ऐसा ना करके कुछ इतना डाल दें कि अगले माघ मेला जो फिर कुछ महीनों बाद शुरू होगा उसके लिए दिक्कत आ जाए, और उसका गलत संदेश आपको, समाज को जाए, आपके पर्यावरण को जाए, वो आपको झेलना पड़े। तो मेरा यही है कि आप जब भी कुंभ जा रहे हैं या ऐसे बड़े धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं तो अपने दिनचर्या को इस तरह रखें कि आप जैसे अपनी थाली है, ग्लास है, अपने थैले हैं, क्योंकि हमारी हैबिट हो गई कि छोटा सा भी चीज़ लिया, प्लास्टिक का कुछ लिया उधर फेंका, कुछ ऐसा चीज़ यूज एंड थ्रो हमारी ज़िंदगी आजकल। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि जो हम थ्रो कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है और किस तरह की चीज़ को हम थ्रो कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा है तो इसका मतलब नहीं कि हम कुछ भी करें, क्योंकि उसको जाना है हमारे पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में। और दूसरी चीज़ कि जो इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको हम थोड़ा कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे एक जगह से हम 5 लोग जा रहे हैं तो 5 गाड़ी ले जाने के बजाय हम 5 एक साथ चले जाएं। अगर थोड़े दूर हमें पैदल भी चलना पड़े, बहुत अच्छी बात है, और वहाँ चलना पड़ रहा है, चलना भी चाहिए, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को करना है तो सबकी गाड़ी तो संगम तक जा नहीं सकती। तो इन सारी चीज़ों में सामान्य जनता को भी, और मैं तो उन बड़े बड़े राजनेताओं से भी हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, बड़े बड़े अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी एक बार सोचें और आप भी पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करें, कि क्योंकि आपके बातों का प्रभाव ज़्यादा होता है। आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी के प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं, तो आप जैसा आचरण करेंगे वो लोग फॉलो करेंगे।
तो आप भी इसको, हमारे राम कृष्ण इन लोगों ने यही संदेश दिया है। भगवान शंकर का देखिए, उनका रूप ही देख लीजिए, पर्यावरण का संकेत देते हैं। कहाँ है गंगा? उनके जटा में है जी। तो उसी गंगा के पीछे तो आप जा रहे हैं, उनके किनारे तो जा रहे हैं। तो इस तरह का हम काम करें कि अपने पर्यावरण को बचाएं। और मैं आग्रह भी करूंगा कि आयोजन हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, इस संगम तट से, इस महाकुंभ से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का एक उत्तम संदेश संत महात्माओं, जितने अखाड़े हैं, नागा संत हैं, सब एक संदेश दें जो यहाँ से लेकर के विश्व तक जाए, कि विश्व में महाकुंभ में पर्यावरण के प्रति चिंतन हुआ और जो उनका 5 महाभूतों का लक्ष्य है उसके प्रति उस देश के संतों ने एक समर्पित योजना बनाई है। तब मैं मानूंगा कि महाकुंभ सफल है। जी, तो आपने देखा शाही जी ने बताया कि ऐसा नहीं कि ये सारी जिम्मेवारी सरकार की है या फिर आपके कहिए अधिकारियों की है। कुछ ना कुछ एक, जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, हर आदमी को इंडिविजुअली अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ कर रहे हैं, आप उसका मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल लोगों को एक ट्रांसपोर्ट के सोर्स से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इससे आप डेफिनेटली आप इससे जैम से भी बचेंगे, पोल्यूशन से भी आप बचा पाएंगे और सरकार की भी बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। शाही जी, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, बहुत सही। जी जी। तो शाही जी, अब अगर बात करते हैं कि अब भगदड़ भी हुई है ना, और चीज़ें सरकार की भी काफ़ी मुसीबतें बढ़ गई होगी, बिकॉज सरकार ने कभी ऐसा उम्मीद नहीं की होगी और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की होंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है ना, लोगों के हाथ में चीज़ें रहती हैं कि लोगों को अपने हिसाब से कुछ एक चीज़ें, हम मतलब कि लोग अपने हिसाब से ही उसको मैनेज कर पाते हैं। कि अब आप देखिए कि अब करोड़ों के हिसाब से जनता आ रही है, उसको मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर पाएगा चीज़ों को। तो किस तरह से मतलब ये चीज़ें मैनेज होती हैं, किस तरह से ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं? चाहे वो एक छोटा सा बच्चा भी एक कागज़ के रैपर को डस्टबिन में फेंक के वो अपनी ड्यूटी निभा सकता है ना। ऐसे कोई बड़ा भी आदमी ऐसे बता रहे हो कि गाड़ी को उतना ही सीमित यूज़ करके हवा में पोल्यूशन जाने से, उसके फ्यूल जो निकलता है उससे पोल्यूशन होता है, उसको उससे बचाया जा सकता है। शाही जी, और कोई ऐसा मैसेज जो आप वहाँ गए हुए लोगों को देना चाहेंगे जिससे वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बना सकते हैं? वहाँ मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि निज पर शासन फिर अनुशासन। जी। मैं टॉप से लेके सामान्य जन तक को बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा आयोजन रोज रोज नहीं होता है जी। और इस आयोजन के पीछे देश का भी हजारों करोड़ जनता का ही पैसा है, आपका ही पैसा लग रहा है, तो उससे एक अच्छा संदेश निकलना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी करें एक अच्छे मन से, सच्चे मन से जी। और अपनी धर्म और आस्था के साथ मिलकर के, विश्व बंधुत्व के साथ, पर्यावरण की रक्षा के साथ, क्योंकि अगर प्रकृति है तो हम हैं जी। जब प्रकृति हमें सब कुछ देता है, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ जी। हम भी तो कुछ देना सीखें, प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के लिए जीना सीखें। तो इसी के साथ मैं लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप महाकुंभ में जाएं और दूसरों की सहभागिता भी दें। और जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल की मिट्टी से आता हूँ, मैं खुद अपने आप को बोलता हूँ कि भाई हम 2 दिन बाद भी स्नान कर सकते हैं। पहले जो हमारे बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रांतों से लोग आ रहे हैं, पहले हम उनको जगह दें। और कई लोगों को होता है कि मैं 5 बार जो अमृत स्नान, शाही स्नान है, सब में शामिल हो। नहीं, अगर आपने एक बार भी कर लिया फिर बाद में कर लो। तुम तो सौभाग्यशाली हो कि उस गंगा, उस संगम के आसपास के हो। इसलिए हमें अतिथि देवो भव, जो हमारे बाहरी लोग आ रहे हैं हम उनको पहले दें और सहयोग करें। वास्तव में फिर हमारे इस सनातन परंपरा की एक बहुत ही अच्छी मिसाल पेश होगी जी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि महाकुंभ में नहीं, अपने दिनचर्या में भी एक संदेश लेके जाएं और बार बार उस जल को देखिए, उस माँ गंगा, माँ जमुना, जो अदृश्य सरस्वती का क्या मतलब है, कहीं न कहीं हमने खोया है। तो आगे जैसे हमारा ग्राउंड लेवल वाटर ड्रॉप हो रहा है, हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की समस्याएं हो रही हैं, उस तरह की ना हो। इस महाकुंभ से आप संदेश लेकर के जाएं। वहाँ जो कल्पवासी हैं उनसे आप इतना सीखें। कितनी तरह की गतिविधियां वहाँ चल रही है, कितने तरह की कथाएं भी चल रही है। संत महंत
महामंडलेश्वर से लेकर के नागा साधु से लेके परम पूज्य शंकराचार्य से लेके वहाँ कौन विराजमान नहीं है। तो उस जगह से एक अच्छा संदेश लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। इसको ऐसा मत सोचो कि मैं गया कोई फैशन शो में गया घूम के आ गए, नहीं, इसको जीवन में उतारने की चीज है। और तब यह इतना बड़ा सफल आयोजन जो 144 वर्ष बाद हो रहा है, जब हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे समाज में एक अच्छा संदेश आएगा, तब यह सफल होगा। जी, शाही जी ने बिल्कुल अच्छे से समझाई चीज़ें और बिल्कुल सही कहा है कि ये जो कुंभ है ये श्रद्धा का, आप कह लिए, एक महाउत्सव है। श्रद्धा के साथ वहाँ जाना चाहिए, ना कि हम लोग इसको किसी एक पिकनिक की तरह लें या फिर हमको बिना श्रद्धा भाव से वहाँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, जैसे कि शाही जी ने हमें बताया कि जो कुंभ का ये त्यौहार है, कुंभ का जो उत्सव है, ये एक श्रद्धा का उत्सव है। हमें श्रद्धा भाव से वहाँ जाना चाहिए। जिस संस्कृति ने हमें इतनी महान महान चीज़ें दी गई हैं, जिस संस्कृति ने हमें इतनी महान चीज़ें दी है, हमें उनका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। और अंत में, जैसे कि शाही जी पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण को बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें पर्यावरण को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं कहूँगा इतने बड़े आयोजन सरकार ने किया गया है, सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, बट उसके अलावा भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से हम लोग डिसिप्लिन को बनाए रखें, किस तरह से हम पर्यावरण को अच्छा बनाए रखें, साफ बनाए रखें। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे हम लोग मेरे ख्याल से हमें समाप्त करना चाहिए। काफ़ी देर भी हो चुकी है और शाही जी का अब शायद जाने का टाइम भी हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं शाही जी का, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे पास एक दो और इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, शाही जी प्लीज़ अपना टाइम निकालें और उन विषयों पे डिस्कस करें। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। और मैं ख़त्म करने के पहले एक श्लोक जरूर बोलूँगा जो सब लोग अपने मन में उतारें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसम बलम। इसलिए एक ऐसा अभिवादन, ऐसा संस्कार लेके जाएं जिसमें आपको 4 चीज़ों की वृद्धि हो, आयु, विद्या, जस और बल की। और जैसा आपने बोला, आपके साथ सदैव मेरा सहयोग बना रहेगा। आप जब बुलाएंगे, व्यस्तता के बावजूद भी समय निकाले, क्योंकि आप ये जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, हम लोग जरूर भविष्य में करते रहेंगे। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शकगण हैं, इनके इस चैनल को, चैट अनलॉक को ज़रूर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इस संदेश को घर घर पहुंचाएं, तब हमारा यह अभियान सफल होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।